हेलो फ्रेंड्स, आई एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी और इस पर है बहुत सारे एमसीक्यूज जो आपके सामने आने वाले हैं। और ये वीडियो बनाई गई है बीपीएससी टीआरई 4 को। ये वीडियो बनाई गई है टीआरई बीपीएससी 4 के लिए। और वीडियो इससे पहले कि हम शुरू करें, इसे जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कारण और कथन से संबंधित। तो चलिए देखते हैं कि कारण क्या है, कथन क्या है। कथन कह रहा है कि गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नागरिक क्रांति की संज्ञा दी। और कारण है 1826 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष मिलने की पुष्टि की थी। इसमें ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा राइट हो जाएगा सी, ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। कारण गलत है और कथन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग और हड़प्पा कालीन उत्खनन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं और इनमें मिलान करना है कि कौन सा यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, ऑप्शंस दिया गया है, वो सही सुमेलित है। तो पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता जॉन मार्शल। पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन। हड़प्पा उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो उत्खनन चार्ल्स मैसन। तो अगर हम इस सवाल नंबर 2 की बात करें तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 ही सही हैं। 2 पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को और हड़प्पा उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी, जहां से पहला और चौथा गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के संदर्भ में सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के संदर्भ में भूमध्य सागरीय प्रजाति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो देखते हैं। पहला है, इन्हें सिंधु क्षेत्र की प्रथम प्रजाति माना जाता है जो वर्तमान में मध्य भारत में पाई जाती है। यह सर्वमान्य मत है कि इस प्रजाति को ही सभ्यता का निर्माता माना गया है जो दक्षिण भारत में पाई जाती है। यह प्रजाति केवल पूर्वोत्तर भारत, चटगांव, पहाड़ी सिक्किम के क्षेत्रों में सीमित थी। इन्हें मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्रों का मूल निवासी माना गया है। तीसरे का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह सर्वमान्य मत है कि इस प्रजाति को ही सभ्यता का निर्माता माना गया है जो दक्षिण भारत में पाई जाती है। यहाँ से बी सही हो जाएगा और पहला सी और डी ये रॉन्ग हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, सूची 1 निर्माता प्रजाति को सूची 2 वर्तमान प्रांतीय भौगोलिक उपस्थिति से सुमेलित करना है। सूची 1 पी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, क्यू मंगोलियाड, अल्पाइन। सूची 2 में सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य भारत, SC/ST, भारत, म्यांमार, सीमांचल, सिक्किम, असम। सही कूट का यहाँ पे चयन करना है। तो चौथे का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, P2। यहाँ पर सूची 1 में ये जो P है प्रोटो ऑस्ट्रियाड वो चला जाएगा 2 के साथ, यानी ये मध्य भारत। और Q यानी मंगोलियाड जो है वो चला जाएगा भारत, म्यांमार, सीमांत क्षेत्र, सिक्किम, असम। और जो R है वो 1 के साथ जाएगा। अल्पाइन जाएगा ये सिंध प्रदेश के साथ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण और भौगोलिक विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे हमें 4 में से एक असत्य कथन को चुनना है, बाकी 3 सत्य हैं। तो पढ़ते हैं। पहला कह रहा है हड़प्पा सभ्यता नाम सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को ही खोजा गया था। दूसरा, सभ्यता का मुख्य क्षेत्र केवल सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित था, अन्य नदियों के आसपास इसका विस्तार नहीं हुआ। सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका मुख्य क्षेत्र सिंधु व गंगा के बीच था। सिंधुवासियों ने प्रथम बार तांबे में टिन मिलाकर कांस्य निर्माण तकनीक का विकास किया। ये सही है हमारा डी। इसके अलावा सही है सी भी सही है और ए भी सही है। यहाँ से ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा वो है बी, यानी ये जो बी है सभ्यता का मुख्य क्षेत्र केवल सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित था, ये गलत है। केवल सिंधु घाटी तक सीमित नहीं था, अन्य नदियों के आसपास इसका विस्तार नहीं हुआ था, ये गलत है। इसका विस्तार बहुत सी नदियों के आसपास हुआ था और यहाँ से बी हमारा असत्य कथन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में सिंधु सभ्यता की धातु कर्म तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रासायनिक संयोजन सही है। यहाँ से आपसे पूछना चाह रहा है कि कांस्य यानी कांसा किस से मिल करके बना है, जिस वजह से यहाँ पर कांसा का प्रयोग किया गया इस सभ्यता में, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सीधे से हमें बताना है कि कांसा किससे मिलकर बना है। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। सवाल नंबर 6 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और टिन से मिलकर बना है कांसा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, पुरातात्विक शब्दावली में संस्कृति और सभ्यता के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं तथा एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र एवं कालखंड से संबद्ध होते हैं। दूसरा, जब एक विस्तृत भू क्षेत्र पर विभिन्न संस्कृतियों में समानता पाई जाती है तो उसे सभ्यता कहा जाता है। कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो सवाल नंबर 7 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, सन 1921 ईस्वी में जब हड़प्पा नामक स्थल का प्रथम उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ उस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक पद पर कौन आसीन थे। ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल या फिर राखाल दास बनर्जी। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मार्शल उस समय महानिदेशक पद पर आसीन थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं में से अल्पाइन प्रजाति का भौगोलिक विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों क्षेत्र में पाया जाता है। पहला है सिंधु प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, तीसरा चौथा कर्नाटक और पांचवा तमिलनाडु। इन 5 में से किन किन जगहों पर अल्पाइन प्रजाति का भौगोलिक विस्तार देखने को मिलता है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से सभी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम परमाणु अवशेषों की पुष्टि करने वाले विद्वान चार्ल्स मैसन ने अपना यह शोध पुष्टि किस वर्ष प्रस्तुत किया था। तो यहाँ से मैं सन बताना है। ऑप्शन 1826, 1856, 1921 या 1922 ईस्वी। तो 10वें का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1826 ईस्वी में इन्होंने अवशेषों की पुष्टि करने वाले विद्वान चार्ल्स मैसन ने अपना ये शोध जो है वर्ष 1826 ईस्वी में किया था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा सिंधु सभ्यता की काल अवधि को 2900 से 1900 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। ऑप्शन है मार्टिन व्हीलर, अर्नेस्ट मैकेडियस या फिर जॉन मार्शल। 11 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो कार्यकाल है 2900 से 1900 ईसा पूर्व ये डेल्स ने दिया था। सवाल नंबर 12, आईआईटी खड़गपुर के भूविज्ञान और भूभौतिक विज्ञान के किस प्रमुख वैज्ञानिक के नेतृत्व में ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस तकनीक से हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनतम का निर्धारण किया गया। ऑप्शन है प्रोफेसर अनिघ सरकार, प्रोफेसर जगतपति जोशी, प्रोफेसर यज्ञदत्त शर्मा या प्रोफेसर डीपी अग्रवाल। 12 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर अनिघ सरकार। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। मांडापुरा स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि यह चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। दूसरा है यहाँ से प्राक सैंधव, परिपक्व सैंधव तथा उत्तर सैंधव तीनों सांस्कृतिक स्तर मिले हैं। अब इन दोनों आपने कथनों को पढ़ लिया, अब बताइए दोनों में से कौन सत्य है। तो 13 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। सवाल नंबर 14, सुतका गेंडोलपुरा स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन में 3 सत्य है, 1 असत्य है, हमें पहचानना है उसे। तो पढ़ते हैं। पहला, यह दाश्क नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। तो एकदम ये सही है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क एरिल स्टाइन द्वारा की गई थी। ये भी सत्य है। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था। ये भी सत्य है। और लास्ट है, यहाँ से बड़ी संख्या में उत्कीर्ण हड़प्पाई मोहरे तथा अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15, दाइमाबादपुरा स्थल से प्राप्त अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित किया गया है 4 में से 1 जो है वो गलत है, उसका हमें चुनाव करना है। तो पढ़ते हैं। पहला, 1 नदी तट, प्रवरा नदी, बाइन किनारे पर, शवधान, गर्त में मानव शव, उत्तर दक्षिण दिशा, धातु शिल्प, सोने व चांदी से निर्मित रथ, भौगोलिक स्थिति महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला। तो 15 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु शिल्प, सोने व चांदी से निर्मित रथ। सवाल नंबर 16, हालिया वैज्ञानिक शोधों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और आयु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ से हमें सही का चुनाव करना है। चारों पढ़ लेते हैं क्या है। पहला, यह सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है, जो मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी प्राचीन है। दूसरा, मेसोपोटामिया की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तीसरा, मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक की है। यह सभ्यता केवल 3500 ईसा पूर्व विकसित होना प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ से कौन सा कथन सही है। तो 16 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। बाकी हमारे 3 ऑप्शन गलत हैं। यह सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है।
और जो मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी प्राचीन है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में ये कथन हमने पढ़ा। बाकी बी, सी और डी ये रॉन्ग हो जाएंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। आलमगीरपुर के उत्खनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था या व्यक्ति का योगदान रहा है? ऑप्शन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और जानमार्शल 1902, भारत सेवक समाज संस्था 1958 एवं यज्ञदत्त शर्मा, डेक्कन कॉलेज एवं M.K. धवलीकर, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। 17 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसमें आलमगीरपुर के उत्खनन में जिनका योगदान रहा है वो है भारत सेवक समाज संस्था 1958 एवं यज्ञदत्त शर्मा। 18 नंबर सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम की दूरी का सही संयोजन क्या है? यहाँ पर आपके सामने संयोजन दिया गया है 1600 से 1400, 1200 से 1500, 1500 से 1300 और 1400 से 1600। तो 18 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की दूरी का सही संयोजन देखें तो उत्तर दक्षिण 1400 है और पूरा पश्चिम 1600। सवाल नंबर 19, हरियाणा में स्थित किन दो प्रमुख स्थलों पर नवीन शोधों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के विस्तार एवं कार्बन 14 तिथियों का अध्ययन किया गया? ऑप्शन से बनावली और मिताथल, भगवानपुरा और कुनाल, भिराना और राखीगढ़ी, सिसवाल और बालू। 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिराड़ा और राखीगढ़ी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपके सामने है सवाल नंबर 20। भिराड़ापुरा स्थल पर उत्खनन के दौरान प्राप्त पशुओं के अवशेषों में कार्बन 14 जांच द्वारा किन जानवरों की हड्डियां पाई गई? ऑप्शन है आपके सामने गाय, बकरी, हिरण और चिंतकारा, हाथी, शेर, गेंडा और भालू, घोड़ा, ऊँट, कुत्ता और बिल्ली, जंगली सुअर, नीलगाय, भेड़िया और याक। तो 20 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से जो जानवरों के अवशेष मिले हैं वो है गाय, बकरी, हिरण और चिंकारा। सवाल नंबर 21, विद्वान तथा उनके द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता कालखंड का कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शन है आपके सामने फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व, CJ गैर 2300 से 1700 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वर्ष 3500 से 2700 ईसा पूर्व, DP अग्रवाल 3250 से 2750 ईसा पूर्व। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 21 का डी, DP अग्रवाल 3250 से 2750 ईसा पूर्व। सवाल नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन विस्थापन के संदर्भ में शोधकर्ताओं का नवीनतम निष्कर्ष क्या है? हमें ये खोजना है। इनमें से पहला, विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा बस्तियों का पूर्ण विनाश, लगभग 7000 वर्ष पहले मानसून का कमजोर होना जिससे फसलों का पैटर्न व निवास बदला, भीषण भूकंप द्वारा नदियों के प्रवाह मार्ग में अचानक परिवर्तन या महामारी और संक्रामक रोगों का व्यापक प्रसार। 22 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन या विस्थापन के संदर्भ में शोधकर्ताओं का ये नवीनतम निष्कर्ष निकला है कि लगभग 7000 वर्ष पहले मानसून का कमजोर होना पाया गया जिससे फसलों का पैटर्न बदला और निवास बदला। बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हुलासपुरा स्थल से किस फसल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन से गेहूं की खेती, केवल धान या चावल की खेती, कपास की खेती या फिर बाजरा एवं जौ की खेती। सवाल नंबर 23 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से वो है गेहूं की खेती। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24, आलमगीरपुरा स्थल से प्राप्त अवशेषों में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं? ऑप्शन से धान के टुकड़े, रोटी बेलने की चौकी, कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति या फिर कटोरी के अनेक टुकड़े। 24 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है वो है कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति। सवाल नंबर 25, मांडा में 1982 ईस्वी में उत्खनन कार्य निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में संपन्न कराया गया? ऑप्शन है SR राव एवं BB लाल, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, RS शिष्ट एवं NG मजुमदार, जगतपति जोशी एवं मधुबाला। तो यहाँ से 25 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जगतपति जोशी एवं मधुबाला। सवाल नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें नहीं को पहचानना है। ऑप्शन है उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर, पूर्वी स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, दक्षिणी स्थल दामाबाद महाराष्ट्र, पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर दाश्त नदी। तो 26 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये ए, सी और डी सभी सही सुमेलित हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 27, किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता की काल अवधि 2500 से 1500 ईसा पूर्व मानी है? ऑप्शन से मार्टिमम हीलर, जॉन मार्शल, डेल्स या फिर फेयर सर्विस। तो 27 का राइट जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने मार्टिमर हीलर ने सिंधु सभ्यता की जो काल अवधि उसे 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना है। सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। आलमगीरपुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है जो यमुना नदी की सहायक नदी? ऑप्शन से चिनाब नदी, प्रवरा नदी, हिंडन नदी या फिर दाश्त नदी। 28 का राइट जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिंडन नदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 29,
सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम चरण में जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों ने क्या अनुकूलन पद्धतियां अपनाई? ऑप्शन से नगरों को छोड़कर अन्य क्षेत्र में पलायन किया, फसलों के पैटर्न में बदलाव किया, घरों में पानी एकत्र करने के लिए स्टोरेज सिस्टम विकसित किया, या उपर्युक्त सही सभी। तो 29 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे सही हैं। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। दामाबाद में कब्र के संबंध में कौन सी निर्माण वैशिष्ट्य देखी गई है? ऑप्शन से पूरी कब्र को केवल तांबे की पट्टियों से ढका गया था, गर्त में ईंटों की चिनाई के बाद उसे मिट्टी तथा ईंटों से ढका गया था, कब्र के चारों ओर विशाल पत्थर के स्तंभ स्थापित किए गए थे, या फिर कब्र को जलमग्न स्थान में बनाया गया था। तो तीसरे का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गर्त में ईंटों की चिनाई के बाद उसे मिट्टी तथा ईंटों से ढका गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 31। मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? ऑप्शन है 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, या फिर 5500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। तो 31 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक ये मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। 32वां सवाल है, मिस्र की सभ्यता की प्रमाणिक काल अवधि पृष्ठ में क्या दर्शाई गई है? ऑप्शन से आपके सामने है, तो यहाँ से हमें चुनाव करना है कि कौन सा उत्तर सही है। 32 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिस्र की सभ्यता की बात करें तो 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व ये मानी गई है। सवाल नंबर 33 है, प्राचीन काल निर्धारण के अनुसार डीपी अग्रवाल द्वारा सिंधु सभ्यता का समय क्या निर्धारित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि डीपी अग्रवाल द्वारा सिंधु सभ्यता का समय काल क्या घोषित किया गया था। तो 33 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने इसका कार्यकाल घोषित किया था 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 की तरफ। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तथ्यात्मक सीमा क्या है? अब जॉन मार्शल के अनुसार हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और 34 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने निर्धारित किया है 3250 से 2750 ईसा पूर्व। ये सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसी तरह से हमसे अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार इनका क्या कार्यकाल घोषित किया गया था, कभी मेसोपोटामिया का, तो कभी मिस्र का, मिस्र की सभ्यता को, तो फिर कभी सिंधु घाटी सभ्यता का हमसे पूछता है। तो हमें यहाँ पर अच्छे से इन्हें याद कर लेना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अर्नेस्ट मैके ने सिंधु सभ्यता का कालखंड कितना माना है? ऑप्शन आपके सामने है और 35 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने क्या माना है? 2800 से 2500 ईसा पूर्व। 36वां नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के अलावा किन अन्य देशों के क्षेत्र में पाया गया है? ऑप्शन से केवल चीन और नेपाल, ईरान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्षेत्र, केवल श्रीलंका और म्यांमार। तो 36 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 37। सिंधु सभ्यता के संबंध में अधिकांश प्रारंभिक अनुसंधान किस शासनकाल दौर के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए थे? ऑप्शन से गुप्त साम्राज्य के समय, मुगल काल के समय, मौर्य वंश के समय, या फिर अंग्रेजों ब्रिटिश काल की ओर से कराए गए अन्वेषकों से। तो 37 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हम सभी जानते हैं कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए और इन्होंने खुदाई चालू की, जगह जगह पर खुदाई का कार्य चालू किया, तो इन खुदाइयों के दौरान ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अधिकांश प्रारंभिक अनुसंधान और शासनकाल वगैरह के बारे में ये हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि अंग्रेजों की ओर से कराए गए अन्वेषणों से, उनके द्वारा कराए गए खोजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी के अतिरिक्त किस अन्य विलुप्त पौराणिक नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत क्षेत्र बसा हुआ था? ऑप्शन से सरस्वती नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, या फिर गोदावरी नदी। और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी के किनारे। 39वां सवाल है, पूरा स्थल दामाबाद से किस विशिष्ट धातु की बनी गाड़ी रथ की आकृति प्राप्त हुई? ऑप्शन से कांसा, तांबा, लोहा, या फिर पीतल। तो 39 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। सवाल नंबर 40, लगभग कितने वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के जलवायु संबंधी कारण मौसम में बदलाव सामने आए हैं? ऑप्शन से 5000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, या फिर 1500 वर्ष पूर्व। तो सवाल नंबर 40 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, 3000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन रेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या मानी गई है? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए जल्दी से बताइए। 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 41 रेडियो कार्बन रेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या मानी गई है? तो 41 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पा काल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन, चरुद्रो, रोजड़ी, कालीबंगा और बनावली। तो 42 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजड़ी इससे संबंधित नहीं है परिपक्व हड़प्पा काल से। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता की नगर विन्यास पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य को यहाँ से हमें पहचानना है। पहला, यह गोलाकार पद्धति पर आधारित थी। दूसरा, सड़कें एक दूसरे को न्यून कोण पर काटती थी। यह जाल पद्धति और शतरंज की बिसात की भांति थी। इसमें सभी मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो 43 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सत्य है। यह जाल पद्धति और शतरंज की बिसात की भांति थी, और ए, बी और डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजित शहरी केंद्र के अंतर्गत पश्चिमी टीले की क्या विशेषता थी? ऑप्शन है, यह कम ऊंचाई पर स्थित था, इसे निचला शहर कहा जाता था,
यह व्यापारी और शिल्पी वर्ग रहते थे, यह अधिक ऊंचाई पर था और इसे दुर्ग टीला कहा जाता था। 44 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि विशेषता मानी जाती है पश्चिमी टीले की। यह अधिक ऊंचाई पर था और इसे दुर्ग टीला कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह एकमात्र हड़प्पा कालीन नगर कौन सा था जो 3 भागों दुर्ग नगर, मध्य नगर और निचला नगर में विभक्त था? ऑप्शन से धौलावीरा, कालीबंगा, चनूदड़ो और मोहनजोदड़ो। तो 45 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा एकमात्र नगर था जो 3 भागों दुर्ग नगर, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित था, बटा हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रेडियो कार्बन 14 निर्धारण विधि की खोज विलार्ड फ्रैंक लिम्बी द्वारा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1960, 1940, 1950 या फिर 1945। 46 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 ईस्वी में इन्होंने रेडियो कार्बन 14 निर्धारण विधि की खोज की, इन्होंने विलार्ड फ्रैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग में प्रयुक्त कार्बन 14 का आधा जीवन कितने वर्षों का माना गया है? ऑप्शन है 50,000 वर्ष, 5730 वर्ष, 5568 वर्ष या फिर 6000 वर्ष। तो यहाँ से 47 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5568 वर्ष। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु सभ्यता में ईंटों के उपयोग के संबंध में अलंकृत ईंट का प्रयोग कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन से मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार में, जल निकासी व्यवस्था में, चनूदड़ो के फर्श में या फिर एकमात्र कालीबंगा के फर्श में। 48 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकमात्र कालीबंगा के फर्श में। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन नगरों के संदर्भ में कौन सा अपवाद सही सुमेलित है? तो पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। चनूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर जो दुर्गीकृत नहीं था, धौलावीरा केवल 2 भागों में विभक्त था, राखीगढ़ी प्राक हड़प्पा काल का स्थल, कोट दीजी उत्तर हड़प्पा काल का स्थल। तो सही सुमेलित यहाँ से हमें देख लेना है। 49 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही सुमेलित है। चनूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था, बाकी यहाँ से बी, सी और डी गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का निश्चित अनुपात क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर ऑप्शन देख लेते हैं, 2:1:4, 4:2 या फिर 1 का रेशियो, 4:3 या फिर 1 का रेशियो, 3:2 या फिर 1 का रेशियो। तो 50 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4:2 और 1 का रेशियो होता है, यानी इनकी लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 थी सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 50,000 वर्ष से अधिक पुरानी वस्तुओं या जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग के स्थान पर किस विधि का प्रयोग होता है? ऑप्शन है थोरियम डेटिंग, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या फिर नाइट्रोजन डेटिंग। 51 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है 50,000 वर्ष से अधिक पुरानी वस्तुओं या जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ से 3 सत्य है और 1 असत्य का हमें चुनाव करना है। ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। पहला, इसका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था, सही है। मध्य में स्नान कुंड और पूर्व दिशा में बड़ा कुआं था, ये भी सही है। इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान के लिए होता था। अगला भी पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सही है। जॉन मार्शल ने इसे सामान्य स्नान के लिए बताया था, ये डी हमारा गलत है, सी भी सही है। यहाँ से हमारा 52 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि असत्य कथन है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के संदर्भ में। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के साथ साथ और क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सभी जानते हैं इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रथम नगरी क्रांति, द्वितीय नगरी क्रांति, ताम्र पाषाणिक क्रांति या फिर लौह युगीन सभ्यता। 53 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कार्बन डेटिंग सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु में C14 की मात्रा जितनी पाई जाती है वह वस्तु, इनमें से नीचे का ऑप्शन कौन है उसे हम सिलेक्ट करते हैं जो सही है। उतनी ही नवीन मानी जाती है, उतनी प्राचीन मानी जाती है, उसकी आयु निर्धारित नहीं की जा सकती, वह 5568 वर्ष से। ऑप्शन है, उतनी ही नवीन मानी जाती है, उतनी ही प्राचीन मानी जाती है, उसकी आयु निर्धारित नहीं की जा सकती, वह 5568 वर्ष से कम पुरानी होती है। तो 54 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि कार्बन डेटिंग सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु में C14 की मात्रा जितनी कम पाई जाती है, यह वस्तु उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो अगला सवाल है, ईंटों के प्रकार और उनके उपयोग का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कच्ची ईंट रक्षा दीवार और सड़क, पक्की ईंट विशाल भवन निर्माण, पन्नीदार ईंट मकान के किनारे व बाहरी हिस्से, एल आकार की ईंट मकान के किनारे। तो 55 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पन्नीदार ईंट मकान के किनारे व बाहरी हिस्से में प्रयोग होती थी, ये गलत है। बाकी हमारे ए, बी और सी सही सुमेलित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 मात्रा का अनुपात कैसा होता है? ऑप्शन से कार्बन 14 अधिक होता है, कार्बन 12 अधिक होता है, कार्बन 14 कम होने लगता है, या फिर दोनों समान अनुपात में पाए जाते हैं। 56 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा दोनों समान अनुपात में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस बात का साक्ष्य है? ऑप्शन है जल पूजा का एक साक्ष्य, अग्नि पूजा का साक्ष्य, मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य और पशु बलि का साक्ष्य। तो 57 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये साक्ष्य माना जाता है जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्राक हड़प्पा काल से संबंधित स्थल अमरीनाल और सिसवल के अलावा अन्य कौन से हैं? ऑप्शन से लोथर और बनावली, कोट दीजी और दम्ब सादार, रोजरी और राखीगढ़ी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 58 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
कोड दीजिए और दम सादा। अगला सवाल है पूर्वी टीले निचला शहर में मुख्य रूप से कौन सा वर्ग निवास करता था? ऑप्शन से केवल पुरोहित वर्ग, केवल शासक वर्ग, व्यापारिक, नागरिक, सैनिक और शिल्पी वर्ग, या फिर केवल कृषक और दास वर्ग। 59 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक, नागरिक और सैनिक और शिल्पी वर्ग यहाँ निचली पूर्वी टीले या फिर निचले शहर में निवास करते थे। अगला सवाल है भारत में वास्तुकला का आरंभ किनके द्वारा माना जाता है? आर्यों द्वारा, मौर्य द्वारा, गुप्त द्वारा या फिर सिंधुवासियों द्वारा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 60 का डी, सिंधुवासियों द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में नगर निर्माण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जिसे ऑक्सफोर्ड मेथड कहा जाता था। दूसरा कथन है मकान 2 मंजिल के भी होते थे जिनके बीच में आंगन तथा रसोई घर व स्नान घर की उत्तम व्यवस्था थी। अब इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसका चुनाव करना है। तो यहाँ से 71 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं। अगला सवाल है सिंधव कृषि एवं फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? 3 सही है, 1 गलत है। सही का गलत का चुनाव करना है। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर, बाजरे की खेती लोथल व सौराष्ट्र, रांगी के साक्ष्य रोजदी गुजरात, गन्ने की खेती कालीबंगा व बनावली। 72 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत सुमेलित है। गन्ने की खेती और कालीबंगा व बनावली गलत है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु सभ्यता में कपास उगाने का श्रेय सिंधुवासियों को दिया जाता है। इस संदर्भ में सिंडन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन से यूनानियों द्वारा, मेसोपोटामिया वासियों द्वारा, मिस्र के व्यापारियों द्वारा या फिर सुमेरियन विद्वानों द्वारा। 73 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानियों द्वारा। अगला सवाल है प्राक सिंधु स्तर से हल से जुते हुए खेत तथा उसमें सरसों की खेती के स्पष्ट साक्ष्य किस स्तर से प्राप्त हुए? ऑप्शन से बनावली, कालीबंगा, सुकोट या फिर चनहूलो। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल निम्नलिखित में से किन स्थानों से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है चोलिस्तान, बहावलपुर पाकिस्तान, बनावली फतेहाबाद हरियाणा, सुरकोटदा गुजरात या आमरी सिंध। 75 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2, इन यानी एक चोलिस्तान बहावलपुर पाकिस्तान और दूसरा बनावली फतेहाबाद हरियाणा से ही प्राप्त हुआ है। तीसरा और चौथा गलत है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधवा कालीन पशुपालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य का चुनाव करना। ऑप्शन है शेर के अवशेष हड़प्पा एवं लोथल से प्रचुर मात्रा में मिले हैं, सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर, वराणा गुंडई से घोड़े के दांत प्राप्त हुए, हाथी और घोड़ों के पालतू बनाने में सिंधुवासी पूर्णतः सफल रहे थे, मोहरों पे केवल पालतू जानवरों के चित्र के ही उकेरे गए हैं। तो 76 का राइट हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि पंजर तथा राणा गुंडई से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है भारतीय गेंडा का एकमात्र स्पष्ट साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन से आमरी, लोथल, रंगपुर या फिर सुरकोटदा। 77 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्राप्त हुआ है आमरी से। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता की विनिमय एवं व्यापार प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 3 सत्य और 1 असत्य है। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर मोहरों की छाप लगाई जाती थी। सिंधु सभ्यता में नियमित सिक्कों का व्यापक प्रचलन था। लोथल से कई मोहरबंदी के साक्ष्य मिले हैं। 78 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो गलत है, बाकी तीनों ही सत्य हैं। सिंधु सभ्यता में नियमित सिक्कों का व्यापक प्रचलन था, ये जो है वो गलत है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खिलौना गाड़ियों एवं पहियों के पुरातात्विक साक्ष्यों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही का चुनाव करना है। मोहनजोदड़ो मिट्टी एवं कांस्य की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी, चनुद्रो मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी, लोथल अल्वेस्टर पत्थर का बड़ा पहिया या फिर बनावली सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान। 79 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 सभी के सभी सही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में जलमार्ग एवं नव वाहन व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन निम्न कथनों पर विचार कीजिए? पहला कथन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर नाव का चित्रांकन मिला है। लोथल से मिट्टी की बनी खिलौना नाव तथा विशाल गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। मकरान के तटवर्ती क्षेत्रों की बस्तियां समुद्र पारी व्यापारिक पहाड़ पड़ाव के रूप में थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य? हमें सत्य का चुनाव करना। ऑप्शन आपके सामने है। 80 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 सत्य हैं, तीनों ही सत्य हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेसोपोटामिया तथा सिंधु सभ्यता के बीच होने वाले व्यापार में जलमार्ग तथा स्थलमार्ग से मध्यवर्ती भूमिका निभाने वाले क्षेत्र क्रमशः कौन से थे? ऑप्शन है मिस्र तथा सुमेर, ईरान तथा अफगानिस्तान, चीन तथा तिब्बत, ओमान तथा बहरीन। तो यहाँ से 81 का राइट हो जाएगा बी, ईरान तथा अफगानिस्तान। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध पशुपति मोहर को आदि शिव की संज्ञा किस इतिहासकार या पुराविद ने दी थी? ऑप्शन है स्टुअर्ट पिगट, मार्टिन व्हीलर, सर जॉन मार्शल या दयाराम साहनी। तो 82 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसको दिया था नाम सर जॉन मार्शल ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पशुपति मुहर पर उत्कीर्ण पशुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक सत्य का चुनाव करना है। चौकी के दाई और बाघ और हाथी है, चौकी के बाई और गैंडा और भैंसा है, चौकी के नीचे 2 हिरण उत्कीर्ण है। तो 83 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित कुल जानवरों की संख्या तथा उनके प्रकारों की संख्या का सही क्रम क्या है? ऑप्शन से कुल 6 जानवर 5 प्रकार, 5 जानवर 5 प्रकार, 6 जानवर 6 प्रकार या फिर कुल 8 जानवर और 6 प्रकार। तो 84 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुल 6 जानवर और 5 प्रकार। अगला सवाल है, ऋग्वेद में उल्लिखित रुद्र देवता और पशुपति मोहर के संबंधों में के विषय में पाठ्य सामग्री के अनुसार क्या निष्कर्ष निकलता है? ऑप्शन से ऋग्वेद में रुद्र को स्पष्ट रूप से योगी और पशुपति कहा गया है। ऋग्वेद में रुद्र का नाम मिलता है किंतु उन्हें ना तो पशुपति और ना ही योगी के रूप में दर्शाया गया है। ऋग्वेद में पशुपति मुहर का सीधा वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में रुद्र को केवल चौकी पर बैठा दर्शाया गया। तो 85 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में रुद्र का नाम मिलता है किंतु उन्हें ना तो पशुपति और ना ही योगी के रूप में दर्शाया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु सभ्यता के किन दो नगरों को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? ऑप्शन से लोथल व चनहुद्रो, कालीबंगा व बनावली, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो या फिर सुरकोट व आमरी। 86 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल को माना जाता है? ऑप्शन से बनावली, चनहुद्रो, सुरकोट या फिर कालीबंगा। 37 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी के रूप में माना जाता है कालीबंगा को। अगला सवाल, सिंधु नगरों एवं प्रशासनिक राजधानी की तुलनात्मक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला है अरबी शहर मुल्तान मंसूरा, मार्टिन मिलर द्वारा तुलना। दूसरा कुशान शहर पुरुषपुर पेशावर मथुरा, स्टुअर्ट पिगट द्वारा तुलना। ऊपर युग में से कौन सा युग सही है? तो हम देख लेते हैं 88 का कौन सा राइट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही युग में सही सुनिश्चित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु सभ्यता के किस नगर से लकड़ी से बनी नालियों के विशिष्ट अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या बनावली। तो 89 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से ये साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। क्या? लकड़ी से बनी नालियों के साक्ष्य। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध पुरोहित राजा की मूर्ति किस सामग्री से निर्मित है? कांस्य से, पक्की हुई लाल मिट्टी से या सेल खड़ी कांचली मिट्टी से या फिर बलुआ पत्थर से। तो 90 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेल की या फिर कांचली मिट्टी से। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पुरोहित राजा की मूर्ति की शारीरिक व अलंकृत विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ से हमें असत्य का चुनाव करना है। पहला, दाढ़ी करीने से सवारी गई किंतु मूछें नहीं है, सत्य है। तिप्तिया छाप वाला शाल ओढ़े है जिससे बायां कांधा ढका और दायां कांधा खुला है, भी सत्य है। मस्तक पर गोल अलंकरण और तथा नीचे पारदर्शी वस्त्र पहने, ये भी सत्य है। और डी है, मूर्ति की आंखें पूरी खुली हैं और दृष्टि ऊपर आकाश की ओर टिकी है, ये हमारा राइट नहीं है, ये रॉन्ग है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधुवासी निम्नलिखित में से किन वन्य जीवों जानवरों से परिचित है जिनका अंकन मुगलों तथा ताम्र तश्तरियों पर मिलता है? अगला सवाल जो है इसका ऑप्शन है बंदर, भालू और खरहा, केवल चीता और जिराफ, केवल ऊंट और दरिया घोड़ा, केवल शेर और तेंदुआ। तो 92 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बंदर, भालू और खरहा यानी खरगोश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थलों से निम्नलिखित में से किस जानवर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है? ऑप्शन से हाथी, शेर, गेंडा या फिर भैंसा। तो 93 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शेर का यहाँ से साक्ष्य नहीं मिला है। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर पद्मासन में बैठे योगी पुरुष की भुजाओं एवं सिर की क्या विशेषता दर्शाई गई है? ऑप्शन से सिर पर मुकुट और हाथों में चक्र है, सिर पर कोई सींग नहीं है और भुजाएं खाली हैं, सिर में सींग है तथा कलाई से कंधे तक दोनों भुजाएं चूड़ियों से युक्त हैं, सिर पर जटाएं हैं और हाथों में गदा है। 94 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिर में सींग है तथा कलाई से कंधे तक दोनों भुजाएं चूड़ियों से युक्त हैं। अगला सवाल है, लोथलपुरा स्तर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य सही है? सही का चुनाव करना है। गोदीबाड़ा एवं मिट्टी के खिलौना, अल्वेस्टर पत्थर का बड़ा पहिया, घोड़े की मृण मूर्तियां, उपर्युक्त सभी साक्ष्य प्राप्त हुए। तो 95 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेसोपोटामिया में सिंधुवासियों के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन से सिंधु, सिंधन, मेलुआ या दिलमुन। तो 96 का राइट जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। मेसोपोटामिया में सिंधुवासियों के लिए सिंधु नाम का प्रयोग किया जाता था। अगला सवाल है, पुरोहित राजा की मूर्ति में योगी के नेत्र तथा दृष्टि की स्थिति कैसी चित्रित है? ऑप्शन से नेत्र पूरी तरह से बंद है, नेत्र अर्ध खुले हैं तथा उनकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई है, नेत्र खुले हैं तथा दृष्टि बाएं कंधे पर टिकी है, नेत्र अर्ध खुले हैं तथा दृष्टि मस्तक के अलंकारण पर है। तो 97 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेत्र अर्ध खुले हैं तथा उनकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित किस पुरा स्थल से मिट्टी का खिलौना हल मिला है? ऑप्शन से आमरी, सुरकोटदा, चोलिस्तान या फिर राणा गुंडई। तो 98 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चोलिस्तान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान से घोड़े के दांत जबड़े के अवशेष प्राप्त हुए? ऑप्शन से लोथा, सुरकोटदा, रंगपुरिया, राणा गुंडई। तो 99 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा गुंडई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आज की वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ। कांस्य की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी तथा मिट्टी की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? ऑप्शन से मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कालीबंगा या बनावली। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो।
ये थी हमारी आज की एमसीक्यूज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ और आशा करती हूँ कि आप सभी सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर रहे होंगे ताकि आपको बार-बार वीडियो ना देखनी पड़े और आप अपनी एग्ज़ाम की जब रिवीजन कर रहे हो एग्ज़ाम का तो झटपट आप उसे कर सकें। यूँ ही अच्छी-अच्छी वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके पास सारी नोटिफ़िकेशन मिलती रहे तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में ढेर सारी एमसीक्यूज़ के साथ, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।